ओफो, इस स्कूल का ये बेकार बिस्तर कितना सख्त है। लेटने से तो मेरी कमर और पिछवाड़ा दोनों दुखने लगे हैं और ऊपर वाले बिस्तर पर तो कमर सीधी भी नहीं हो पाती। हाय, मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। घर का वो नरम बिस्तर ही सबसे अच्छा था। अरे ओ, इतना नाजुक क्यों बन रहा है? ये तो बस पहला दिन है, आगे और भी मुश्किल दिन आने वाले हैं। धीरे धीरे आदत डाल ले। बिस्तर की बात छोड़ो, मुझे तो ज्यादा डर इस बात का है कि रात को नींद नहीं आएगी। तुम लोगों ने आज टीचर की बात सुनी थी ना, तो चलो हम रात को टॉयलेट दो लोग साथ में जाएं। सुनकर ही डर लग रहा है। मुझे तो सच में थोड़ा डर लगने लगा है। किस बात का डर है? खुद को यूं ही मत डराओ। हम 8 लोग हैं, क्या भूत आकर हमें खा जाएगा? लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि बोर्डिंग स्कूल जैसी जगहों पर जहाँ बच्चे रहते हैं, वहाँ ऐसी गंदी चीजें सबसे ज्यादा आती हैं और यह एक गंभीर समस्या है। साथियों, क्या तुम्हारे डॉर्म का मॉनिटर यहाँ है? टीचर ने सभी डॉर्म मॉनिटर्स को अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया है। अरे यार, ये तो लगभग 10 बजने वाले हैं। अब भी मीटिंग? क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे कौन जाने, कह रहे हैं कि कल की ड्यूटी बांटने के लिए बुलाया है। अरे मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ। अब तो लगभग 12 बजने वाले हैं। टीचर तो वाकई बहुत टाइम खराब करते हैं। घुमा फिरा कर बस ड्यूटी की वही बातें 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक करते रहे। हाँ, सही कहा। औरतें जब शादी की उम्र में पहुँचती हैं, तो जरूर कोई न कोई बहाना ढूंढकर सबको परेशान करती हैं। अरे तुम लोग जल्दी से देखो, वो सामने वाले कॉरिडोर में क्या कोई अजीब सा व्यक्ति बैठा हुआ है? शायद किसी डॉर्म का कोई छात्रा रात में बाथरूम जा रही होगी। अरे तुम किस डॉर्म से हो? आधी रात को वहाँ बैठकर तुम आखिर क्या कर रहे हो? ये इंसान तो वाकई अजीब है। जब मुझे लगा कि मेरी जान यहीं खत्म हो जाएगी, तभी अचानक याद आया कि कमरे में तो अभी भी टेलीफोन है। मैंने तुरंत फोन उठाया और रिसेप्शन पर कॉल कर दी। इस बार फोन बहुत जल्दी उठ गया। मैं लगभग कांपती हुई आवाज में बोला, हेलो हेलो दादा, जल्दी आकर मुझे बचाओ। बाहर एक औरत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तुम पहले घबराओ मत, मैं अभी ऊपर आ रहा हूँ। ध्यान रखना, जब तक मैं ना आ जाऊँ दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। ये कहकर दादा ने फोन काट दिया। लेकिन इस समय भी दरवाजे के बाहर की दस्तक लगातार जारी थी। धड़ धड़ धड़, एक के बाद एक आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर दस्तक सीधे मेरे दिल पर पड़ रही हो। हर एक से मेरी घबराहट इतनी बढ़ गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। करीब 2 मिनट और बीत गए, तभी मैंने दरवाजे के बाहर से रूम कार्ड स्वाइप करने की आवाज सुनी। दरवाजा खुला और दादा अंदर आ गए। उन्होंने मुझे जल्दी से नीचे ले जाकर अपनी पहली मंजिल की ड्यूटी रूम में बिठा दिया। फिर भी मेरा डर कम नहीं हो रहा था। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था और मेरी आवाज भी थोड़ी भर्रा गई थी। मैंने कांपते हुए कहा, यह आखिर हो क्या रहा है? मैं सच में डर के मारे मर ही जाने वाला था। दादा ने एक लंबी सांस ली और फिर इस होटल से जुड़ी एक पुरानी घटना सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि होटल में पहले वाकई कुछ खास तरह की रूम सर्विस दी जाती थी, लेकिन वह बहुत पहले की बात है। मैं जिस कमरे में ठहरा था, उसमें एक महिला को सेवा के दौरान 2 आदमियों ने बेरहमी से मार डाला था और हत्यारे आज तक पकड़े नहीं गए। उस हत्या की घटना के बाद से होटल ने फिर कभी उस तरह की सेवा नहीं दी। लेकिन इसके बाद भी इस कमरे में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले कई अकेले पुरुष जो इस कमरे में ठहरे थे, उन्होंने बताया कि आधी रात को उन्हें अज्ञात नंबरों से फोन आते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों को सोते समय ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो और वे लगभग दम घुटने से मर ही गए थे। इन अजीब घटनाओं के बार बार होने के कारण आखिरकार उस कमरे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और अब वह आम लोगों के लिए नहीं खोला जाता। नतीजा ये हुआ कि कल रात दादाजी को कुछ काम था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को अस्थायी रूप से रिसेप्शन संभालने के लिए कह दिया। लेकिन पता नहीं कैसे उनकी पत्नी ने गलती से वही कमरा मुझे दे दिया। दादाजी की ये बातें सुनने के बाद मेरी हालत ही खराब हो गई। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और रोंगटे खड़े हो गए। अभी अभी जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, उसे याद करके मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने उस वक्त सीधे कमरा छोड़कर क्यों नहीं चला गया। इसी तरह मैं दादाजी के ड्यूटी रूम में सुबह तक बैठा रहा, जब तक कि सड़क पर लोग दिखने नहीं लगे और फिर मैं जल्दी से पहली बस पकड़कर घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद मुझे तेज बुखार आ गया, तो मैंने ये सारी बात अपनी माँ को बता दी। नतीजा ये हुआ कि माँ ने सब सुनने के बाद उनका चेहरा बहुत गंभीर हो गया और फिर उन्होंने तुरंत इस मामले को समझने वाले एक पंडित को बुला लिया। पंडित जी ने मेरी बात सुनकर भौहें चढ़ा ली और कहा कि उस कमरे में बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा है, जिसे आम इंसान सहन नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे खास तौर पर समझाया कि आगे से कभी भी बाहर रात मत गुजारना। इसके बाद उन्होंने मुझे एक लाल धागा बांध दिया और आखिरकार मैंने घर पर 1 हफ्ते तक आराम किया। तब जाकर मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और मैं वापस फैक्ट्री में काम करने जाने की तैयारी कर रहा था। अरे हेलो, आप कौन? नमस्ते सर, मैं आपकी सेवा में हूँ।
क्या आपको इस समय किसी भी प्रकार की रूम सर्विस की आवश्यकता है?